आप समझिए कि देश की सारी जनता 140 करोड़ की आबादी के साथ उसमें सब शामिल हैं, विपक्ष भी है, सब कोई है, सब ने एकजुट होकर संदेश दिया। नहीं, मैं इस बार एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे देश के, उन सब ने इस बार एक संदेश दिया कि भारत पे अगर हमला होगा तो हम सब एक हैं। मसूद अजहर के परिवार के काफी सारे लोग हाँ, मैंने वो पढ़ा कि पता लगा कि वो कह रहे हैं कि मैं ही क्यों बच गया। तो कोई बात नहीं, इसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी कुछ दिनों बाद। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में विश्वास बहाल करने के लिए लिटरली कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए? तो आपको जम्मू की राजनीति अलग करनी होगी, कश्मीर की अलग करनी होगी। अगर कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको स्पेस मिल जाएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर हो सकता है कि ये 6 की 3 ही रह जाए। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ये संभव होगा। हिमांशी नरवाल, शहीद नौसेना विनय नरवाल की पत्नी की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने एक बयान दिया कि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट ना करिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है तो आतंकवाद के खिलाफ हो, मुसलमान के खिलाफ नहीं। इसके बाद से उनको लेकर के सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया गया। हिमांशी ने वो बात बोली जो एक सच्चे देशभक्त को बोलनी चाहिए। और ये जो ट्रोल्स हैं ये वो भाषा बोल रहे थे जो आतंकी बोल के गए। ये देश में एक गुलदस्ता है, इसमें धर्म भी हैं, जाति भी हैं, भाषाएं भी हैं। आप किसी पे कोई चीज़ थोपोगे ना, वो चीज़ यहाँ नहीं चल सकती। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की, ना ही कम से कम बुला के मिले। आप दोनों प्रधानमंत्री मोदी की और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को डिकोड करो। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति कभी भी लोगों के घर जाने की, यात्रा करने की नहीं रही है। राहुल गांधी की राजनीति डे 1 से ही ऐसी है। आपने ये संकेत भी दिया कि अगर योगी तीसरी बार सीएम बनते हैं तो उनकी पीएम उम्मीदवारी मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर 80% हिंदू मतदाता बढ़ते हैं तो किससे फायदा होगा? क्या आपका इशारा कांग्रेस और सपा की ओर है या फिर कुछ और सामाजिक ध्रुवीकरण की बात हो रही है यहाँ पे? मैं अक्सर राजनीतिक चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। इशारा कहाँ है आपका? मेरा इशारा तो साफ साफ है। राहुल गांधी जो इस समय थोड़ा अलग हटके राजनीति कर रहे हैं, इसको जोड़ा जा रहा है राजीव गांधी के मॉडल से। वो ये मैंने इसलिए लिखा था कि कम से कम राहुल गांधी को अपने पिता का जो तरीका था काम करने का, उससे कुछ सीखना चाहिए। कितनी डेमोक्रेसी है ना, आंतरिक लोकतंत्र इसे कहते हैं, जो धराशायी हो पड़ा है। ना लोकतंत्र पूरा है, पार्टी चले ना चले। इस देश में 3 ही पद होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। एक जिले का मालिक, एक राज्य का मालिक, एक देश का मालिक। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी पीएम बनता भाग्य से, कुंडली से। तो आजकल बीजेपी में सीएम भी भाग्य से ही बन रहे हैं। नहीं, वो तो बैक बेंचर्स बन रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे हैं। ये हमारा शो देखी जाएगी है और इसका एपिसोड 5वां एपिसोड शूट हो रहा है। और सबसे पहले जो खबर देनी है आपको, पूरा देश इससे अवगत है और ये खुशी की भी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसे आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन किया पाकिस्तान में, जिसमें कि पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर स्थित प्रमुख अड्डा भी इसमें शामिल है, जिसको ध्वस्त कर दिया हमारी सेना ने। और इन सब के बाद ये कहा जा सकता है कि भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। मैं आदेश सर से इस पर एक टिप्पणी चाहूँगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर देखिए, ये तो होना ही था। ऐसा तो है नहीं कि आप हमारे 25 नागरिकों को मार दोगे और निकल जाओगे पतली गली से, संभव नहीं है ना। तो देर सवेर थी और टाइम लिया सेना ने, पूरा स्ट्रैटेजी बनाई, देश में एक माहौल बना कि मॉक ड्रिल करेंगे। और उसके बाद मॉक ड्रिल से ठीक पहले भारतीय सेना ने 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे दुश्मन हैं हमारे देश के, वो ऐसे ना समझें कि भारत चुपचाप बैठा रहेगा। ये बेसिकली ये जवाब जो है सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, हर उस देश को है जहाँ आतंक पनप रहा है, और ख़ास तौर पर भारतीयों की तरफ से कि ठीक है, गांधी का देश है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी होगी। और आप समझिए कि देश की सारी जनता 140 करोड़ की आबादी के साथ उसमें सब शामिल हैं, विपक्ष भी है, सब कोई है, सब ने एकजुट होकर संदेश दिया। नहीं, मैं इस बार एक बात जरूर कहूँगा कि हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे देश के, उन सब ने इस बार एक संदेश दिया कि भारत पे अगर हमला होगा तो हम सब एक हैं।
हमारी जो राजनीतिक लड़ाई है वो देश के अंदर है, वो हम लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब बाहरी लोग आतंकी जो आतंकवादी हैं वो देश पे हमला करने की सोचेंगे तो पूरा देश एकजुट होगा। और सबने वो संदेश दिया, ऑल पार्टी मीटिंग से लेके कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी तक, रीजनल पार्टीज तक, इंडिया अलायंस तक, और सबने एक ही संदेश दिया। इस बार ये बात बहुत अच्छी हुई कि जो राजनीतिक दल अक्सर आपको दिखता है मतलब बटे दिखाई देते थे, इस बार कोई चूक नहीं हुई स्ट्रैटेजी में। पूरे देश ने कहा कि हम एक है और भारतीय सेना के पीछे खड़े हुए, और उन्होंने आज कार्रवाई में 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको उड़ा दिया, खासकर पीओके में, और मुझे लगता है पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से में हमने स्ट्राइक की है। मसूद अजहर के परिवार के काफी सारे लोग, हाँ, मैंने वो पढ़ा कि पता लगा कि वो कह रहे हैं कि मैं ही क्यों बच गया। तो कोई बात नहीं, इसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी कुछ दिनों बाद। और भारतीय सेना तो वैसे भी तैयार है, बस मौके की देरी है। देखिए, मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अपना चुपचाप काम करो। जो कह रहा है कि भाई मैं रह गया, उसको भी पहुंचाओ मातर गुरु के पास। ठीक है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने इसमें बात किया कि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब एक से दिखाई दिए इस पहलू पर, भारत सरकार के साथ दिखाई दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दिए। लेकिन पिछले दिनों एक CWC की बैठक हुई थी कांग्रेस की। जरूरी हो जाता है कई बार ये चर्चा करना। ठीक जिस दिन हमला हुआ पहलगाम में 22 तारीख को, उसके नेक्स्ट डे वो वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत सरकार और हमारी सेना जो भी स्टैंड लेंगे और मुंह तोड़ जवाब देना है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। बल्कि उससे आगे बढ़ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बात कही कि आप पीओके को कब्जे में ले लो, हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर रणनीति थी, एक बेहतर स्ट्रैटेजी थी। लेकिन कुछ छुटपुट बेवकूफ़ों को छोड़ दूं जो राजनीति में हैं और जिनको इस बात की समझ नहीं है कि पब्लिक सेंटीमेंट कहाँ जा रहा है। देखिए, राजनीति में अगर आपको ये नहीं पता कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या है तो फिर आपके होने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन सवाल पता है आदेश, मेरा यहाँ पे ये है कि ये तारिक हामिद कर्रा हैं, कांग्रेस के नेता हैं। नहीं, ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मजबूत आदमी है वहाँ के हिसाब से। अगर ये कांग्रेस की लीग से हट के बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी चीज़ है कि जो कांग्रेस की ज़मीन जितनी भी बची हुई है जम्मू कश्मीर में, वो ज़रूर खिसक जाती है और एक अलग तरह का नैरेटिव बनता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 370 के बाद से कश्मीर की राजनीति और जम्मू की राजनीति बिल्कुल अलग हो गई है। जम्मू बहुत ज़्यादा हिंदू बहुल इलाका है और वहाँ बीजेपी की अच्छी पकड़ है। मुझे लगता है 28-29 सीट उनके पास है विधानसभा की। और घाटी में एनसी और पीडीपी, और जब से पीडीपी का अलायंस बीजेपी के साथ हुआ था उसके बाद पीडीपी भी वहाँ पे लगभग खत्म हो गई है, कुछ वजूद नहीं बचा उनका। तो इस चुनाव में तो मतलब शून्य पे ही अटक के रह गए। मुझे लगता है उसका सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो उन्होंने अलायंस किया बीजेपी के साथ में वो नेचुरल अलायंस नहीं था। तो उसका फायदा भाजपा को मिला जम्मू में, जहां उन्होंने पूरा क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि वहां एनसी और पीडीपी कश्मीर में, तो वहां कांग्रेस पार्टी नहीं उभर पाई और इधर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। और उन सबके बीच में तारिक कर्रा साहब जो है वो स्टेटमेंट देते हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव से बिल्कुल विपरीत होता है। तो उसके बाद जो जम्मू की लीडरशिप है वो उसी दिन खड़गे साहब को और कांग्रेस हाईकमांड को ये बात कहते हैं कि भाई ये नहीं चल सकता। ये इसलिए नहीं चल सकता कि जम्मू का सेंटीमेंट अलग है, कश्मीर का सेंटीमेंट अलग है। वो अपने सेंटीमेंट या अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए बयान देते हैं और यहाँ जम्मू में हमारी बैंड बज जाती है, हम डिफेंड नहीं कर पाते। तो उन्होंने तुरंत लिखा, एक मेमोरेंडम भेजा दिल्ली और ये कहा कि इनको आप रोकिए, पहली बात। दूसरा, एक कमेटी गठित कीजिए, वो कमेटी ऐसी हो जो जम्मू को ध्यान में रख के फैसले करे, क्योंकि हमारे यहाँ का सेंटीमेंट ही अलग है। जैसे महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में मुंबई कांग्रेस अलग है और महाराष्ट्र कांग्रेस अलग है। तो आप ऐसे ही जम्मू के लिए कोई प्रावधान कीजिए। तो अब भाई कमांड ने उसको संज्ञान लिया, तो उनसे फिर बात की, मुझे लगता है फटकार भी पड़ी होगी, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट तो वापस ले लिया। लेकिन नुकसान जो होना था वो हो गया। तो मुझे लगता है कि इस पे कांग्रेस पार्टी को बेहतर विकल्प की आवश्यकता है कि जम्मू और कश्मीर के बीच कैसे तालमेल बनाए, क्योंकि अगर कश्मीर सेंट्रिक आप रहेंगे तो मुझे लगता है वहाँ ऑलरेडी 2 पार्टियां हैं जिनका जो वोट बैंक है वो कश्मीर की जो आवाम है, जो जनता है वहाँ की, वो उनको सूट करता है। अब कांग्रेस ना घर की रही ना घाट की रही, ना आपके पास घाटी में कुछ है ना आपके पास जम्मू में कुछ है, और ऊपर से आपके नेताओं के स्टेटमेंट ऐसे।
तो कर्रा साहब को लेके जम्मू के नेताओं में बहुत रोष है, बहुत नाराज़गी है, और वो चाहते हैं कि इन्हें बदला जाए और एक ऐसा नया अध्यक्ष मिले जो दोनों को बैलेंस कर सके, जम्मू की राजनीति को भी और कश्मीर की राजनीति को भी। तो मुझे लगता है ये कोई संज्ञान इसके ऊपर होगा, और इस पर अभी जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इस पे, क्योंकि खड़गे साहब के बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं नासिर हुसैन साहब, राज्यसभा के सांसद हैं दूसरी बार के, वो जनरल सेक्रेटरी हैं और वहाँ के इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर मंथन चल रहा है, कर्रा साहब का विकल्प निकालना पड़ेगा इनको, और शायद निकाल भी रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह की स्टेट यूटी है, ठीक है, लेकिन दोनों की राजनीति अलग हो चुकी है। और उसे बहुत गहराई से कांग्रेस को समझना पड़ेगा, कम से कम हाईकमान को तो ये जानना पड़ेगा कि भाई नहीं, उन्होंने हाईकमान ने तुरंत संज्ञान लिया, कर्रा साहब को कहा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया, लेकिन जब तक वो वापस, तब तक नुकसान हो गया। जम्मू के नेताओं में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, और इसीलिए उन्होंने रातों रात वो एक 4-5 पॉइंट का मेमोरेंडम है, मेरे पास है वो तुरंत भेजा उन्होंने, और उसके बाद फिर यहाँ से कहा गया कि आप इस स्टेटमेंट को वापस लीजिए। जब वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर दिया है तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ऐसे 1-2 घटनाएं हैं, खाली कर्रा साहब की नहीं, इसके अलावा और भी कई नेता हैं जिनको ये बताया गया है कि वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के बाहर नहीं जाना है, और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट किया, सर्कुलर निकाला कि ये हमारा प्रस्ताव था वर्किंग कमेटी का और आप लोगों ने इसका उल्लंघन किया है। आप देखिए कि प्रियंका गांधी को भी वो ट्वीट करना पड़ा, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच कि नहीं, हम इस बात को लेकर बहुत सीरियस हैं। हम ऐसी घड़ी में जब पाकिस्तान के साथ हमारे यहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे 25 लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें कि इनोसेंट लोग हैं, टूरिस्ट, मतलब वहाँ पे घूमने गए थे, उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, और उसमें फिर जैसी बातें सामने आई कि कह देना कि मोदी को है ना, दूसरा कहा कि कलमा पढ़ो, हिंदू को इसलिए मार दिया। तो जब देश में इतना पोलराइजिंग माहौल हो तो उसमें कोई पार्टी, वो भी देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी और विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी, उसके नेता अगर ऐसे स्टैंड लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस बार कांग्रेस ने बड़ा सदा हुआ, कांग्रेस ने नहीं, पूरे विपक्ष ने बड़ा सदा हुआ स्टैंड लिया, और वो एक दिखाई दिए। क्या होता है, इसका संदेश ना वहाँ भी जाता है जहाँ आपके दुश्मन बैठे हुए हैं, विश्व पटल पे जाएगा। सर हाँ, तो मुझे लगता है कि हामिद कर्रा साहब को देख लीजिए, और 1-2 नेता और हैं चिटपिट जो जिनके स्टेटमेंट ऐसे आए थे, अदरवाइज इस बार पूरा संगठित मैं कहूँगा कि दिखाई दिए हैं, और ये कहा कि नहीं, हम सेना के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, और जहां आवश्यकता पड़ेगी हम खड़े मिलेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में हुआ हो, वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव पारित हुआ हो, और कल फिर जो वर्किंग कमेटी बुलाई गई, माफ कीजिएगा, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है उसमें, और आज भी वर्किंग कमेटी बुलाई गई थी जिसमें जितने नेता मौजूद दिल्ली में थे उन सबको बुलाया गया, और खड़गे साहब ने और राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि सेना को शुभकामनाएं, उनको बहुत सारा प्यार, और हमारा उनको पूरा समर्थन है, बस। हाँ, लेकिन एक सवाल इसमें और रहेगा, आप 2014 के चुनाव को देख लीजिए, मोदी लहर, मोदी के लिए पूरे देश भर में एक अलग सा जुनून था। उस दौरान भी जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो 12 सीटें कांग्रेस के पास थीं, लेकिन अगर जब 2024 में जाते हैं, जबकि हर जगह से बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, फिर भी कांग्रेस और नीचे चली गई, 6 सीटों पे आके सिमट गई। और फिर बीच में इस तरह के जो भी नेताओं के बयान हैं, सीधा सीधा सवाल यह है कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में विश्वास बहाल करने के लिए लिटरली कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि 6 सीटें आई हैं, आप उनके अगर नाम पढ़ेंगे ना तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 6 के 6 जो विधायक हैं, MLA हैं, ये ज़्यादातर अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। मैंने क्यों कहा कि अब वहाँ की राजनीति बदल गई है, जम्मू को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया और वहाँ NC और PDP बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को कोई ऐसी नीति लेके आनी पड़ेगी कि वो दोनों को बैलेंस करे, ठीक है। अपने नेताओं जो कट्टरपंथी नेता है, मैं इस टाइम कर्रा साहब को कट्टरपंथी कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लिया वो स्टैंड हमारे देश को सूट नहीं करता था, ठीक है। तो उनको एक ऐसे नेता की आवश्यकता है कि जो दोनों में, जम्मू और कश्मीर को बैलेंस करके चले, और ये देखे कि कहाँ वो कांग्रेस पार्टी के लिए स्पेस तलाश सकते हैं इस नए सिनेरियो में, ठीक है। तो आपको जम्मू की राजनीति अलग करनी होगी, कश्मीर की अलग करनी होगी। अगर कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको स्पेस मिल जाएगा, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर हो सकता है कि ये 6 की 3 ही रह जाए। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ये संभव होगा, जैसा उसमें मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि ये कमेटी गठित हो,
आप कश्मीर में बैठा व्यक्ति जम्मू के फैसले ना करे, जम्मू में बैठा व्यक्ति जम्मू के फैसले करे और उसके उस रीजन के हिसाब की राजनीति करे, ठीक है, जो बीजेपी को टक्कर दे। और वहाँ पे कश्मीर के जो लोग हैं वो ऐसी अपनी पॉलिसीज लेके आए जो एनसी, हालांकि एनसी को समर्थन है लेकिन बाहर से है, और सरकार में शामिल हाँ, भी नहीं है। और पीडीपी, इनके सामने आप विपक्ष के रूप में दिखाई दो, तो इसका रास्ता नहीं निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता ये जैसे अभी चला रहे हैं ये, नहीं तो अगर ऐसे ही चलेगा तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए 6 की 3 ही बचेंगी। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 अध्यक्ष बैठाने पड़ेंगे। 2 अध्यक्ष नहीं तो कम से कम एक कमेटी गठित कर दो जो दोनों के लिए फैसला करे, जो दोनों के लिए राजनीति करना आसान हो जाए। जम्मू के लोग अपने हिसाब से कर पाए, कश्मीर के लोग अपने हिसाब से कर पाए, तो कम से कम एक कमेटी तो बनी सकती है। कमेटी के साथ साथ भी चेहरे तो होने जरूरी है ना। हाँ, तो लेकिन आपको 2 चेहरे देने पड़ेंगे ना फिर, एक चेहरा जम्मू से और एक चेहरा कश्मीर से। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, एक ऐसा चेहरा जो भाजपा के सामने लड़ सके और एक ऐसा चेहरा जो एनसी और पीडीपी के सामने लड़ सके। ये इसका रास्ता होगा मुझे लगता है। ठीक है, एक और सवाल बेहद जरूरी है, क्योंकि हिमांशी नरवाल की मैं बात करना चाहता हूँ कि ठीक है, देश में आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसकी पुरजोर सराहना हो रही है, हम सबको गर्व है, पर हमें दुख तब होता है कि एक आर्मी अफसर की पत्नी हिमांशी नरवाल, शहीद नौसेना विनय नरवाल की पत्नी की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने एक बयान दिया कि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट ना करिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है तो आतंकवाद के खिलाफ हो, मुसलमान के खिलाफ नहीं। इसके बाद से उनको लेकर के इतनी सारी बातें की गई, सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया गया, उल्टी सीधी बातें। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो समाज है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपने एक ट्वीट भी किया था और उसमें आपने कहा था कि सीएम नायाब सिंह सैनी को इस नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और करनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार में तो वही है, कम से कम अपने राज्य में तो कर ही सकते हैं। कहाँ जा रहा है ये समाज और सरकार क्या कर रही है? मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर हिमांशी सत्तारूढ़ पार्टी की नेता होती, उसके खिलाफ इतना जहर उगला जाता ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उसको जिस तरीके से मतलब यहाँ तक कह दिया गया तुम पाकिस्तान चले जाओ और तुम मुसलमानों की हितैषी हो। अरे भाई, 6 दिन हुए हैं उसके पति को पति का निधन हुए, ठीक है, और उन्होंने मुझे लगता है हिमांशी ने वो बात बोली जो इस देश के लिए जरूरी थी, एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी थी। इसलिए जरूरी थी। वो आतंकवादियों ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जाके मोदी को बोल देना, उन्होंने कहा था हिंदू है तो गोली मार देंगे। दरअसल वो हमारे देश को तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे यहाँ पे सिविल वॉर हो, यहाँ पे दंगे हो। हिमांशी ने वो बात बोली जो एक सच्चे देशभक्त को बोलनी चाहिए थी, और ये जो ट्रोल्स हैं ये वो भाषा बोल रहे थे जो आतंकी बोल के गए। इसमें फर्क देखिए आप। दूसरा, ये जैसे ही इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला तो ये ऐसे नहीं चला होगा, इसके पीछे कोई ना कोई होगा, क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ट्विटर के ऊपर नहीं चला सकता, क्योंकि हम भी ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो सब वो देश की बेटी है, लेकिन वो कम से कम, क्योंकि हरियाणा से आती हैं, कम से कम नायब सिंह सैनी जी को आगे आके कहना चाहिए था अपने डीजीपी को कि जितने भी ये लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं ना, एक के खिलाफ अगर FIR कर देते, आपको एक भी नजर नहीं आता। तो ये जो समाज है ना, और मैं आपको से बताऊं, जितने वो ट्रोल्स हैं मैं जानता हूं लगभग सभी को, मतलब जानता है इन द सेंस कि मैं जानता हूं कि वो कहां से ऑपरेट होते हैं। मैक्सिमम तो सत्ता पक्ष वालों के थे, तो इनको ही शर्म आनी चाहिए थी कि तुम बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, पता है मुझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैक्सिमम सत्ता पक्ष वालों के थे, तो इनको खुद शर्म आनी चाहिए। एक विधवा है, उसको अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, शादी को 6 दिन हुए थे, और वो लड़की अगर देश को एकजुट करने की बात करती है, वो कहती है कि नहीं आतंकियों को मारो, किसी धर्म के लोगों से कोई मतलब नहीं है इस बात का। क्या क्या गलत किया उसने? तो बेसिकली क्या है ना, ये जो जहर है ना, ये एक दिन में नहीं आया है। ये जो आज धर्म के नाम पे जो इस देश में बंटवारा हो रखा है, ये पिछले कुछ सालों में डेवलप किया गया है। और मैंने लास्ट लाइन भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, हमारे देश की राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है।
ये जो जहर समाज में घुल गया ना, इसका असर आज हिमांशी पे है, कल किसी और पे होगा, कल उसके बाद हमारे बच्चों तक भी आ सकता है। बिल्कुल, ठीक है ना, आने वाली पीढ़ियों तक भी आ सकता है। तो इसके लिए हमारे देश की पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब जिम्मेदार है। और उन आतंकियों को भी हौसला हमारे देश के पॉलिटिकल लोगों ने ही दिया। उन्होंने ये मैसेज दिया कि हमारे देश का फैब्रिक इतना कमज़ोर हो चुका है कि यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा हो सकता है, और उन्होंने वो कोशिश करी। लेकिन हिमांशी और बाकी इस देश के जो लोग हैं, सब धर्म के लोग, ये उनकी सोच थी, ये उनकी बुद्धिमानी थी कि नहीं, यहाँ हम लड़ेंगे नहीं। उन्होंने पूरी कोशिश की थी। तो ये देश की एकता ही तो काम आई आखिर में। ये देश ने एक गुलदस्ता है, इसमें धर्म भी हैं, जाति भी हैं, भाषाएं भी हैं। आप किसी पे कोई चीज़ थोपोगे ना, वो चीज़ यहाँ नहीं चल सकती। इस देश की नींव ही ऐसी है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो सिर्फ हिमांशु तक मत जाओ। वो एक लड़की है, आज बेचारी परेशान है, विधवा है, शहीद की पत्नी है, लेकिन ये जहर जो है ना, ये किसी के भी तरफ फैल सकता है। बिल्कुल सही बात। तो इस बात को सत्ता में बैठे लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए, ठीक, कि समाज को टूटने से बचाओ। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल है आदेश, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी भी हैं और करनाल में विनय नरवाल की पत्नी, जिनकी अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, हिमांशी की। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की, ना ही कम से कम बुला के मिले। अब राहुल गांधी के इस कदम को कांग्रेस को जन केंद्रित पार्टी के रूप में पुनः जागृत करने की जो राजनीति अपनाई जा रही है, या फिर इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा के दृष्टिकोण की तारीफ की जा सकती है, जिसमें उन्होंने भारत को बहुत करीब से देखा और जुड़ाव महसूस किया। मेरा ये समझना है कि क्या कांग्रेस या फिर राहुल गांधी इस एक मोमेंट को, इस एक मोमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी राजनीति को संभालने के लिए? नहीं, आप दोनों प्रधानमंत्री मोदी की और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को डिकोड करो। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति कभी भी लोगों के घर जाने की, यात्रा करने की नहीं रही है। राहुल गांधी की राजनीति डे वन से ही ऐसी है, यात्रा करना, लोगों के घर जाना, दलितों के घर जाना, पीड़ित के घर जाना। मैं 2007 से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूँ। भट्टा परसोल की यात्रा हो, किसान कानूनों की बात हो, और अब अभी जो जाति जनगणना की बात चल रही है, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जहाँ जहाँ मैंने देखा है हाथरस की बात हो, जहाँ जहाँ किसी पे कोई हमला होता है, जहाँ जिसको सामाजिक न्याय नहीं मिलता है, वहाँ राहुल गांधी जाते हैं। ऐसे उदाहरण है बहुत सारे। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक दलित लड़के की हत्या हो गई थी, उसके घर गए थे, हाथरस गए थे, जाने से रोक दिया था, पुलिस ने उठा के फेंक दिया था, नीचे गिर गए थे। तो राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो जर्नी है, वो स्टार्टिंग से ही ऐसी है। वो ऐसा नहीं है कि भाई अभी अगर कानपुर गए, शुभम द्विवेदी के घर पे या हिमांशी घर पे गए, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने आज ही शुरू किया है। और प्रधानमंत्री की जो राजनीति है वो डिफरेंट है। उनकी पॉलिटिक्स कभी ऐसी नहीं रही कि वो किसी के घर जाते हों या किसी शहीद के घर गए हों, या उन्होंने कोई यात्रा निकाल ली हो। पैदल यात्रा की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बस में यात्रा निकाल ली हो या गाड़ी में निकाल ली हो। जैसी यात्रा ये थी कि भाई कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं पैदल जाऊँगा, 3500 किलोमीटर बैठता है। तो हर किसी व्यक्ति की अपनी एक तरीका होता है पॉलिटिक्स करने का, तो ये दोनों का तरीका अलग अलग है। राहुल गांधी को लगता है कि जब मैं लोगों से मिलूंगा तो मैं ज़्यादा सीखूंगा। लोग जो बताते हैं वो फीडबैक डिफरेंट होता है। अब आप देखो कि जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले की छवि थी राहुल गांधी की, वो क्या थी, और उसके बाद की जो छवि, कितना डिफरेंस है। देश की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया ना। एक्सेप्ट इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पीएम बन गए हैं, लेकिन यात्रा के बाद लोगों को लगा कि नहीं, राहुल गांधी जो है एक सीरियस पॉलिटिशियन है। जो पहले जो वो कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि बीजेपी ने और कॉर्पोरेट हाउसेज ने मेरे खिलाफ जो ये चलाया था, बहुत पैसा खर्च किया और मुझे मेरी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की कि उसको उनको पप्पू कहते थे। तो आज मैंने ये वर्ड नहीं सुना, 2 साल हो गए, और उन्होंने अपनी यात्रा से उसको धो दिया। तो परसेप्शन, राजनीति इज ऑल अबाउट परसेप्शन।
एक चीज़ और इसमें फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि भले 2 साल से आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप पुराने पत्रकार हैं, तमाम तरह की चीज़। इतना भी पुराना नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वरिष्ठ कहला तो रहे हैं ना, तो वरिष्ठ हो गए तो मतलब पुराने ही हुए। हम लोग तो अभी युवा हैं। शेखर गुप्ता का एक वीडियो देखा मैंने, कास्ट सेंसस पे उन्होंने बात की, कई बार उस एक वर्ड उन्होंने नाम लिया, पप्पू पप्पू कहा राहुल गांधी को। क्या सुना आपने? नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने चर्चा सुनी उसकी। क्या चर्चा थी उसके बारे में जरा बताइए। ये सुना कि शेखर गुप्ता बहुत आहत हैं कि हालांकि कास्ट सेंसस क्यों सरकार ने क्यों मान लिया। देखो, एक बात कही जाती है बीजेपी के बारे में कि ये ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, कही जाती है। कभी सुना है कि कोई बड़ा दलित नेता निकला हो बीजेपी से? नहीं। ठीक है। अब जब सरकार ने कास्ट सेंसस कहा कि हम ये करवा रहे हैं, तो उससे अपर कास्ट बहुत आहत हुआ, और वो सब लोग आहत हुए जो कास्ट सेंसस जब राहुल गांधी बोलते थे तो उसको अपोज करते थे। अनुराग ठाकुर ने संसद में कह दिया था, जिसको खुद की जाति नहीं पता वो जाति की बात कर रहा है, कहा था ना। और अब जब सरकार ने ये कहा कि हम कास्ट सेंसस करा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मुझे याद है जब किसान बॉर्डर पे बैठे हुए थे दिल्ली के, और वो 3 बिल वापस लेने की बात चल रही थी, तो उन्हें रोज़ आतंकवादी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, तमाम तरह के लोग थे। और एक दिन टीवी पे प्रधानमंत्री आए और ये कहा कि मैं फैसला लेने में चूक गया और हम ये वापस लेते हैं, मुझे माफ़ कर देना। तो जो वो जो पूरा जो इकोसिस्टम था, वो जो उनको रोज़ उनका बहिष्कार करता था, या उनको आतंकवादी कहता था, या उनको खालिस्तानी कहता था, या देश विरोधी कहता था, तो फिर एकदम से वो उनको चेंज करना पड़ा। वो मुझे लगा कि गुप्ता जी बहुत आहत हैं कि बीजेपी ने ये क्यों कर दिया। तो उनकी व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है, या उनकी स्टोरी का एंगल हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है। मैं अपनी बिरादरी के लोगों को ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता, तो मैं दूर रहता हूँ उनसे। चलिए बढ़िया, यूपी चलते हैं जरा। योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो लोकसभा चुनाव के दौरान काफ़ी वायरल रहा, तो कटेंगे, महाराष्ट्र नाम में ये आया था, महाराष्ट्र में आया था, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इस छवि के साथ भी वो 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और 2024 में हिंदू मतदाता दलित और ओबीसी में बंट गए थे। ये बात आपने पिछले भी अपने शो में कहा था, जैसे कांग्रेस और सपा को 43 सीटें आई। नहीं, मैंने ना ये क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था, कास्ट सेंसस क्यों आया मैं ये सोच रहा था। ये मैंने ट्वीट किया जो आप पढ़ रहे हो। तो मैं आपके ट्वीट को एक बार थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। पढ़ो। और आपने ये संकेत भी दिया कि अगर योगी तीसरी बार सीएम बनते हैं तो उनकी पीएम उम्मीदवारी मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर 80% हिंदू मतदाता बढ़ते हैं तो किससे फायदा होगा? क्या आपका इशारा कांग्रेस और सपा की ओर है, या फिर कुछ और सामाजिक ध्रुवीकरण की बात हो रही है यहाँ पे? मैं अक्सर राजनीतिक चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, और ये नहीं जो चल रहा है कास्ट सेंसस तो ठीक आ गया, व्हाट इज बियॉन्ड दैट, बताइए, है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी बड़ी जैसे मैं बहुत उसमें सोचता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, जहाँ तक भी मेरी पहुँच है, तो मैंने उसको डिकोड करने की कोशिश करी। मैं कहा सरकार कास्ट सेंसस ले आई, सरकार की पीछ है, बीजेपी की पीछ है धर्म, हिंदू मुसलमान, उसमें उनको कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए योगी जी 2nd टाइम चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े राज्य के, और उसी धर्म की पीछे 2014 और उसी पे 2000, मतलब उसमें राष्ट्रवाद भी है, राष्ट्रवाद और धर्म साथ साथ चलते हैं इनके। सही बात। उसी में 2019, उसी में 2022, अब 27 आ रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि जो डिफेक्टो सक्सेसर हैं मोदी जी के, वो अमित शाह हैं। देखो, ये सब झगड़ा है मोदी जी के बाद का, यानी अब वो 29 है, वो 34 है, मुझे नहीं पता। जब तक जनता मोदी जी को वोट दे रही है तब तक वो है, भाई इनकी ब्रांड वैल्यू है ना, तभी तो वोट मिल रहा है। सही बात। तो ये झगड़ा है उसके बाद का। तो डिफेक्टो सक्सेसर कौन है? अमित शाह। योगी जी हिंदुओं के बीच में नेता बन रहे हैं, 80-20 की बात करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे की बात करते हैं, और उनका अपना एक स्टैंड है। और वो जो भगवा पहनते हैं वो उसको फिर रिप्रेजेंट भी करते हैं। और तीसरा एक व्यक्ति और उभर के आ रहा है, वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस 2nd लार्जेस्ट राज्य के फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र, और 2nd टाइम मुख्यमंत्री वो भी हैं। उनकी भी एज सेम है जितनी योगी जी की है, वही एज अखिलेश की है, वही अखिलेश यादव की, और वही एज राहुल गांधी की है। तो मैंने सोचा, मैं कहा यार अगर योगी जी 3rd टाइम बन गए, फिर वो तो अमित शाह को रिप्लेस कर देंगे।
हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई 3 बार मुख्यमंत्री बन जाए तो वो पीएम कैंडिडेट हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ये क्या होता है, आपकी पोजीशनिंग होती है। जब 2007 में प्रधानमंत्री मोदी ने वो गुजरात समिट शुरू किया और जहाँ पूरे देश के कॉर्पोरेट हाउसेज उतरे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हुई, तो वहाँ से उनकी इमेज बिल्डिंग शुरू हुई और वो होते होते उसमें 7 साल लगे। ऐसी कोई इमेज बिल्डिंग योगी जी की नहीं हो रही है अभी तक, और ना ही अमित शाह जी की हो रही है और ना ही देवेंद्र फडणवीस की हो रही है। तो इसके पीछे मतलब आपकी सोच फिर कैसे मैं बता रहा हूँ जस्टिफाई करेगी? वही उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि वो जो दौर था 2007 का, जब मोदी जी की पोजिशनिंग शुरू हुई ग्लोबल समिट के जरिए, गुजरात समिट के जरिए, तो मुझे लगता नहीं कि उसकी आवश्यकता आज के इस दौर में है, क्योंकि उनके ऊपर एक आरोप था 2002 का। ऐसा कोई आरोप तो योगी पे है नहीं, ना ही देवेंद्र फडणवीस पे, ना ही अमित शाह पे। ठीक है, उन पे पर जो अमित शाह का कनेक्शन, वो अमित शाह को जो था वो कोर्ट से बरी हो चुके हैं। कानूनी बात भी करनी पड़ेगी। आपको पता है कि जनता माफ कर देती है? जनता तो भूल जाती है, पता नहीं आपको? जनवरी में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है और लोग अप्रैल में भूल जाते हैं। नहीं भूले? पूछ रहा हूँ आपसे। सही बात। ठीक है, तो जनता को छोड़ो, मैं उस पर आता हूँ। ठीक। तो मेरे मन में यह आया कि भाई जब धर्म की पिच छोड़ के जाति की पिच पे जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो योगी जी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कोई दिखा भी है 24 के इलेक्शन में। हो सकता है कोई अंदर से ही रोक रहा हो, क्या पता। राजनीति में तो सब कुछ संभव होता है ना। इशारा कहाँ है आपका? मेरा इशारा तो साफ साफ है। किसको रोक रहे हैं वो? जब मैंने पूरी कहानी सुना दी, आप पूछ रहे हो सीता किसका बाप था, मेरा इशारा साफ साफ है। योगी आदित्यनाथ से प्रॉब्लम क्यों हो सकता है? क्योंकि एक चीज तो है, देखिए, अमित शाह हमेशा से नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन 2 कार्यकाल के दौरान, अब तो 2027 में अगला चुनाव भी होने वाला है। मेरे भाई रुको, बस समझने के लिए मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। एक्सेप्टेंस तो बढ़ी है ना योगी आदित्यनाथ की। राजनीति में दिक्कत कुछ नहीं होती। हाँ। सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की। इस देश में 3 ही पद होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम, बाकी कुछ नहीं होता। एक जिले का मालिक, एक राज्य का मालिक, एक देश का मालिक। तो हर कोई चाहता है पीएम बनना, कौन सी बुरी बात है? महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर योगी जी की हैं और अगर अमित शाह की है और फडणवीस की, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आदमी पीएम बनता भाग्य से, कुंडली से। तो आजकल बीजेपी में सीएम भी भाग्य से ही बन रहे हैं। नहीं, वो तो बैक बेंचर्स बन रहे हैं। देखो एक बात देखो, योगी और देवेंद्र फडणवीस के बाद बीजेपी ने कुछ स्ट्रॉन्ग सीएम नहीं बनाया है। हाँ, सारे बैक बेंचर्स हैं जिनकी पर्ची निकलती है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, अभी दिल्ली देख लीजिए। नहीं, तंबोला खेला, पर्ची निकल गया, आदमी सीएम बन गया। भजनलाल शर्मा पीछे बैठ के सो रहे थे, बोले तू ही बनाया, उठ जा। तो कुंडली चल रही थी ना भाई। सही बात। तो मेरा इशारा साफ साफ है, मैंने कुछ छुपा के नहीं बोला है। चलिए बेहतर। आप पंजाब की बात करते हैं, ये जल विवाद जो चल रहा है, बीजेपी कथित तौर पर पंजाब में अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है। लास्ट टाइम कांग्रेस अपनी ज़मीन खो चुकी है। आम आदमी पार्टी की क्या स्थितियां चलने वाली हैं वो तो वहाँ की राजनीति को देख के समझ में आ रहा है। लेकिन जहां 2022 में केवल 2 विधानसभा सीटें और 2024 में लोकसभा सीट कोई भी नहीं जाती है, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, खासकर पंजाब में अपनी आंतरिक नेतृत्व लड़ाई को देखते हुए? नहीं, आपका क्या सीएम भगवंत मान का हरियाणा को पानी रोकना सही फैसला था या गलती थी? ये राजनीतिक फैसला था। इसमें कोई कसूर पानी का नहीं है, कोई कसूर सूखे का नहीं है। ये सारा मसला राजनीतिक है। हो क्या रहा है कि बीजेपी वहाँ सबसे कमज़ोर पार्टी है आज की डेट में। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो वो जो जितनी वो हिंदू बेल्ट है ना पंजाब की, वो वहाँ बहुत सक्रिय थे, खूब घूम रहे थे। जाहिर है हर कोई राजनीतिक पार्टी अपना रास्ता तलाशती है। तो अब इनको लगा कि यार इनको रोके कैसे। इन्होंने उठा के पानी बंद कर दिया। अब जब पानी बंद हो गया और मान लो कि ये केंद्र की मदद से वो पानी खोल भी दें, अच्छा भगवंत मान ने पुलिस बिठा दी है पानी के पास,
जहाँ से वो पानी छोड़ते हैं, तो मान लो ये खोल भी देंगे, तो पानी के झगड़े के बीच नायब सिंह सैनी पंजाब घुस नहीं सकते। कहाँ जाएंगे प्रचार करने, किसके यहाँ जाएंगे? अगर जाएंगे तो फिर आपका स्टेट में दिक्कत होगी, यार वो हमें पानी नहीं दे रहे हैं और ये वहाँ जाके वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। देखो, जिसकी भी स्ट्रैटेजी है ये आम आदमी पार्टी में, जिसकी भी, अरविंद केजरीवाल की है, भगवंत मान की है या किसी और की है, बस सटीक है, सटीक है। पानी के बहाने जो घेरा है नायब सिंह सैनी को, मतलब जकड़ दिया चंडीगढ़ में, ये चंडीगढ़ जो उधर मत जाकी हो, इधर आजा वापस हरियाणा में। जब तक दिल्ली में थे झगड़ा हरियाणा से चलता था, अब पंजाब से बदला ले रहे हैं। ये देखो तरीका होता है राजनीति करने का। अब कोई समझ नहीं पा रहा है कि यार ये पानी क्यों रोक दिया, ये सालों से चलता आ रहा है। देखो एस्माइल का मुद्दा हमेशा रहा है, आज से थोड़ी है, हमेशा से है, 1966 से है। तो अब इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाई कि 27 में चुनाव है, नायब सिंह सैनी अभी से सक्रिय हो गए थे, अब इनको किसी दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री को वहाँ लगाना पड़ेगा अगर उसको वहाँ काम करना है तो। लेकिन नायब सिंह सैनी क्योंकि हरियाणा से आते हैं तो पंजाब को बेहतर समझते हैं, और बीजेपी वहाँ घुसना चाहती है दलित और हिंदू वोट बैंक में। अच्छी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिलहाल पटक दिया है। लेकिन जो पानी के बहाने फार्मर प्रोटेस्ट और तमाम तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, क्या पंजाब के किसान, खासकर तो पंजाब के किसानों ने ही सारे बड़े आंदोलन पिछले, मतलब देखा जाए 2020 के 26 नवंबर से अब तक उन्हीं लोगों ने खड़ा किया। क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होगा वहाँ पे घुस पाना? देखो, कांग्रेस पार्टी ने वहाँ दलित मुख्यमंत्री बनाया रणजीत सिंह चन्नी साहब को, लेकिन वहाँ क्या है ना, वहाँ जट सिख जो है ना वो स्टेट को रूल करते हैं, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे वो, मतलब वो चलाते अपने हिसाब से हैं। तो उन्होंने ना एक्सेप्ट नहीं किया, और जबकि पूरे देश में जो हाईएस्ट दलित हैं वो पंजाब में है। काशीराम जी पंजाब से आते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और कांग्रेस पार्टी शायद सोच रही है, इसके ऊपर विचार कर रही है। पहले इनके मन में ये था कि हम जो राजा वड़िंग है वहाँ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जो सांसद भी हैं लुधियाना से, उनको हटा के और चन्नी साहब वहाँ के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने भी और बघेल साहब ने भी, भूपेश बघेल वहाँ के इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, जट सिख के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि जट सिख ही है जो स्टेट को अपने हिसाब से रन करते हैं। बेसिकली जो चौधराहट है ना वहाँ की, वो उन्हीं के हाथ में है। तो आप ये कह रहे हैं कि चन्नी अब उस फेज में कभी नहीं दिखाई देंगे जो एक्सीडेंटली वो बन गए थे? लगता है मुझे ऐसा। एक और एंगल है चन्नी और बाजवा की लड़ाई। नहीं, लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो सब पद की है। राजा वड़िंग जब अध्यक्ष बने, वो तब अध्यक्ष बने जब कोई बनना नहीं चाहता था, यानी बहुत ही खराब स्थिति थी, क्योंकि चन्नी साहब दोनों सीट से चुनाव हार गए थे। बाजवा साहब CLP के नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं। तो अब उनको ये लगा कि अगर ऐसी बात बन रही है कि चेंज करने की बात चल रही है, तो मुझे विधायक दल से हटा के अध्यक्ष बना दो, और किसी दूसरे व्यक्ति को जो जट सिख ना हो, यानी जो हिंदू कम्युनिटी से आता हो, उसको बना दो विधायक दल का नेता। तो उन्होंने अपना वो देखा कि अवसर अगर मिल रहा है तो मैं ले लूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी राजा वड़िंग को कंटिन्यू करेंगे और चन्नी साहब की बात नहीं बनेगी। जबकि राहुल गांधी चाहते थे कि रणजीत सिंह चन्नी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने। जब बनाएगा भूपेश बघेल को, तो उनको ही बुलाया था उस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जी आपने मुझे CM बनाया था उस समय के लिए, और मेरा इंटरेस्ट तो स्टेट में ही है। यानी वो इनडायरेक्टली कह के आगे कि मुझे अध्यक्ष बना दो। लेकिन अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नहीं, तासीर वैसी नहीं है राज्य की, और राहुल गांधी अपने जनरल सेक्रेटरी को ओवर रूल नहीं करते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ जो है उनके अनुकूल नहीं है। चन्नी के लिए ये भी कहा जाता है, कई बार बीच में आरोप लग रहे थे कि पंजाब में रहते कहाँ हैं? नहीं, वो तो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस पे लगते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो राजनीति है फिलहाल की और जो जातिगत समीकरण है वो उनके हिसाब से अनुकूल नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जो इस समय थोड़ा अलग हटके राजनीति कर रहे हैं, इसको जोड़ा जा रहा है राजीव गांधी के मॉडल से। आप भी लिखते हैं नहीं, राहुल नहीं, जोड़ा नहीं जा रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप पहले सवाल पढ़ लो फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, मतलब बेसिकली राहुल गांधी के जमीनी जुड़ाव को राजीव गांधी के दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता के लिए अपने दरवाजे खोले।
जिसमें जमीनी हकीकत पर पता चला राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और मजदूर छात्रों से मुलाकात इसे दर्शाती है? नहीं, देखो, राहुल गांधी जब कुल्ली से मिलते हैं, जब वो रेलवे के लोगों से मिलते हैं, और जब वो पेंटर से मिलते हैं, जब वो कारपेंटर से मिलते हैं, वो सबसे मिलते रहते हैं। वो डेलीगेशन होता है, ये चले जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, जो यूपीए 2 के समय से अपने घर में जख्मी पड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी क्यों आ रही है पता है? क्योंकि उसका कार्यकर्ता जो है ना, वो बहुत डिमोरलाइज है, वो घर बैठा हुआ है। राजीव गांधी ने क्या किया था, जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। जब तक नहीं मिलते थे तब तो दुकान चलती थी अरुण नेहरू की, वो बहुत पावरफुल थे, वो उन्हीं की दुकान में सब सामान था। जैसे उन्होंने मिलना शुरू किया, राजीव गांधी ने अपने दरवाजे खोल दिए कार्यकर्ताओं के लिए और लोगों के लिए, तो अरुण नेहरू की दुकान बंद हो गई। राहुल गांधी अभी भी अपने फादर के मॉडल पे नहीं आए हैं। जबकि मैं ये कहूँगा कि 2014 का चुनाव तो मैं उनकी लीडरशिप में नहीं मानता, क्योंकि तब उनका कोई रोल था नहीं। वो लीडरशिप थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की और सोनिया गांधी की, वो इनके हिस्से में नहीं आता। लेकिन 2019 का चुनाव राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, आपके नेतृत्व में हारे हैं। और दूसरा चुनाव 24 में भी आप पार्टी का फेस थे, वो लीडरशिप भी आप ही की है। खड़गे साहब भले ही अध्यक्ष हो, लेकिन फेस आप ही थे। अब अगर आप 2 चुनाव हारने के बाद भी अपने दरवाजे नहीं खोल रहे हो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। तो ये मैंने इसलिए लिखा था कि कम से कम राहुल गांधी को अपने पिता का जो तरीका था काम करने का, उससे कुछ सीखना चाहिए। और जो इनका जो कार्यकर्ता है, वो उसमें ना उत्साह की कमी है। तो राहुल गांधी को ना अपने फादर के मॉडल को अपनाना चाहिए, और खास तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। अगर उनमें उत्साह आ जाएगा ना, तो राहुल गांधी को नेता बना देंगे। नेता कौन बनाता है? आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, पहले कार्यकर्ता। वो कार्यकर्ता जनता को जाके बताता है, वो आपका डिलीवरी बॉय है, जो आपको घर घर जाएगा, अपने मोहल्ले में जाएगा, अपने गांव में जाएगा, अपने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, एक तो सही बात कह रहे हैं कि हिम्मत हार चुके हैं वो लोग, और दूसरा ऐसा कोई बहुत बड़ी हैपनिंग नहीं हो पा रही है ना। उसकी बड़ी वजह क्या है? केंद्र से तो कोई खास हैपनिंग हो नहीं रही है। नहीं। ड्यूरिंग यूपी भी क्या था? चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, ये सब ऐसे नेता थे जो कार्यकर्ताओं को कानून समझाते थे। भाई मेरा काम कर दे यार, नो, ये तो इस अगेंस्ट द लॉ। तो वो तब से घर बैठा हुआ है। जब तुम्हारी बारी आती है तब तो कोई कानून नहीं होता, तब तो तुम अपने बच्चों को बड़े बड़े ठेके दे देते हो और फिर जेल जाना पड़ता है। और जब कार्यकर्ता की बारी आती है तो तुम कानून समझाने लगते हो। तो उस दौर का जो इनका वर्कर है वो घर बैठा हुआ है, इसलिए इनकी हालत है। इसमें सुधार कैसे हो सकता है? एकदम सटीक वाला कुछ कर रहे हैं लोग कोशिश। इन्होंने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पावर देंगे। पिछली बार बैठाया भी था इन लोगों ने, दिल्ली भी बुलाया था। अब वहाँ पे अधिवेशन भी हुआ था अहमदाबाद में। उन्होंने कहा कि हम पावर देने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को। तो देखते हैं ये रिफॉर्म कामयाब होता है नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग कौन है। अगर ढंग से कर पाए, देखो क्या होता है, जब मोदी ये कहते हैं सौगाते मोदी, तो पूरी कैबिनेट, सारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब जुट जाते हैं उसके ऊपर और एक लाइन में बोलते हैं सारे सौगाते मोदी। वो पहुंच जाता है, एक एक कार्यकर्ता तक पहुंच जाता है। वो पहुंचता है, वार्ड तक पहुंचता है। यहाँ क्या है, यहाँ जो ऊपर से कहा जाता है वो पहुंचता नहीं है। अब उदाहरण दे देता हूँ। सरकार ने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। राहुल गांधी की मांग थी लंबे समय से। हाउस के अंदर कहा था कि लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग कराओगे, ठीक है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर क्या किया है कि ये बात जमीन तक पहुंचे कि राहुल गांधी के कारण सरकार का सेंसस कराने जा रही है। कुछ नहीं किया, नहीं पहुंचा ना, ये फर्क है। और इसका मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा नुकसान इस बार के आने वाले चुनाव में बिहार में देखने को मिल सकता है। नहीं, बिहार में तो इनका स्टेक ही नहीं है। आप 20% की पार्टी हो। आप स्टेक नहीं है, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा ना, आप पूरे देश की बात करो। क्या ये बात पहुंची कि राहुल गांधी के कारण, राहुल गांधी की कास्ट सेंसस की मांग के बाद सरकार कास्ट सेंसस कराने पे मान गई है? ये बात पहुंची? कौन पहुंचाएगा? और सोशल मीडिया पे भी उस तरीके से मुखरता नहीं दिखी है।
यही तो समस्या है। मैं बार बार कहता हूँ, ये सोचते हैं कि खांसी, यार खांसी नहीं, टीबी है, ठीक कर लो इसको, इलाज करो। इलाज तब होगा जब आप मानोगे कि हमें दिक्कत है। अगर तुम ये कहो कि मुझे बुखार ही नहीं है, तो डॉक्टर तुम्हें क्या दवाई देगा? पहले तो कहो ना कि बीमार हूं मैं, तब डॉक्टर देखेगा ना। तुम्हें है बुखार और तुम घूम रहे हो ऐसे ही। और पहली बात तो पता होना चाहिए कि हमें दिक्कत क्या है। कम्युनिकेशन में फेलियर है, क्या है, स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, दिक्कत एग्जीक्यूशन की है, क्या क्या समस्या है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने सवाल उठाया कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का जिक्र किया जो जातीय जनगणना का श्रेय राहुल गांधी के बजाय जनता को दे रहे हैं। क्यों कहा आपने? इसलिए कहा जो अभी कहानी सुनाई, जिसका ये काम है कि जिसको कांग्रेस पार्टी की आवाज़ और खड़गे साहब की जो विचार हैं, जो राहुल गांधी की विचार हैं, उनको मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि जनता के प्रेशर के कारण, एक बार कहा राहुल गांधी, अदरवाइज जनता के प्रेशर के कारण सरकार का सेंसस करवा रही है। तुम्हारा अपना आदमी नहीं मान रहा है। कौन थे ये? छोड़ यार, बता तो दिया तो समझ नहीं आया क्या कहा मैंने। जिस व्यक्ति का ये काम है कि वो कांग्रेस पार्टी की आवाज़, राहुल गांधी के विचार, खड़गे साहब के विचार, उनकी नीति को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाए, वो व्यक्ति है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसकी परिभाषा दे दी है। हाँ, मैं समझ गया। और आगे सुनाता हूँ कहानी और। हाँ। वो जिस दिन का सेंसस हुआ, सरकार ने घोषणा कर दी। राहुल गांधी उस दिन कानपुर थे, वो शुभम द्विवेदी के घर पे मिलने के लिए। हाँ, तो उसी वक्त वो वहाँ पे थे और यहाँ पे सरकार ने घोषणा कर दी। तो वो दिल्ली पहुँचे, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो गाड़ी में बैठ रहे थे, तो एक नेता खड़े हुए थे। उनको कहते हैं, आज तो बहुत उदास होंगे आप। और क्या क्या हंस पड़े, क्योंकि वो आदमी अपनी ही पार्टी में राहुल गांधी के कास्ट सेंसस के मुद्दे का विरोध कर रहा था। ये भी आदमी वही है जो मैंने पहली डेफिनेशन सुनाई है। कितनी डेमोक्रेसी है ना, आंतरिक लोकतंत्र इसे कहते हैं, जो धराशायी हो पड़ा है। ना लोकतंत्र पूरा है, पार्टी चले ना चले। खैर, अडानी वाले मुद्दे पे ये फिर से एक सवाल बनता है साहब, क्या कि कांग्रेस शासित राज्य जहाँ भी हैं, खासकर मैं ममता बनर्जी की भी बात कर रहा हूँ, हेमंत सोरेन की भी बात कर रहा हूँ, कारोबार को लेकर के बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे हैं। राहुल गांधी अकेले इसका विरोध कर रहे हैं, तो राहुल गांधी अपने अडानी विरोधी रुख को कैसे बनाए रख सकते हैं बिना उन कांग्रेस शासित राज्यों को नाराज किए जो इस साझेदारी से लाभान्वित है? ये कुछ और था। ये जो आपने पढ़ा है, ये कहानी ऐसे नहीं थी। ये कहानी ऐसी थी कि केरला में पोर्ट के इनॉग्रेशन पे, जो अडानी जी का पोर्ट है, वहाँ पे केरल के मुख्यमंत्री, लेफ्ट के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी, ठीक है। तो जब लेफ्ट का मुख्यमंत्री के मंच पे अडानी जी आए और मोदी जी भी खुल के आए, तो मुझे उस दिन लगा कि यार अब तो कोई बचा ही नहीं है। लेफ्ट भी अगर पूंजीवाद की तरफ जा रहा है तो बात खत्म होगी, अडानी सबके हो गए फिर तो तब मैंने लिखा कि अडानी अब देश के हो गए हैं। ममता बनर्जी के साथ पहले ही उनकी, देखो संसद में क्या होता है पता है, बताता हूँ को। संसद में क्या होता है, जैसे ही अडानी का मुद्दा आता है, इंडिया अलायंस बिखर जाता है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ होती है, बाकी सब एक तरफ होते हैं। क्यों? पवार साहब से उनकी दोस्ती, ममता से दोस्ती, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अब वो झारखंड भी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी बिजली आप खरीद लो, क्योंकि बांग्लादेश के साथ तो मामला ख़राब हो गया है। तो जब लेफ्ट भी बढ़ा पूंजीवाद की तरफ, तब मैंने लिखा कि अब अडानी देश के हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ तो थे ही। तो जब मैं ये देखता हूँ कि कौन ऐसा राजनेता है इस देश का कि जो अडानी के नीतियों के खिलाफ, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, या उनके कारोबार के खिलाफ जो गलत तरीके से जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा वो कहते हैं, तो वही आदमी राहुल गांधी है। लेकिन फिर वही सवाल है ना कि राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे? देखो यार, ये थोड़ी होता है कि अकेले क्या कर लेंगे। इतनी बड़ी पार्टी का मुखिया है, अकेला थोड़ी है वो। अकेला क्या है?
देखो एक बात समझो, और ये बड़ा तुम समझाता हूँ साफ साफ। कॉर्पोरेट हाउसेस के सबसे रिश्ते होते हैं। अडानी इस रिजीम में चले हैं, पहले अंबानी थे। जब राफेल की बात आती थी, जब राफेल पे कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी और जब झाँक के देखते थे कौन करेगा, कोई सामने ही नहीं आता था। क्यों? रिश्ते, पुराने रिश्ते। अब कॉर्पोरेट हाउसेस क्या करते हैं? सबको फंडिंग करते हैं, सब पार्टियों को करते हैं, इंडिविजुअल नेताओं को करते हैं, कुछ हमारी बिरादरी के लोगों को भी करते हैं, ठीक है ना। तो किसको करते हैं? मैंने कहा कुछ हमारी बिरादरी के लोगों को भी करते हैं। जब तुम्हें पता है मेरे से नाम लेता ही नहीं है। ले लो ना, आप जब नाम लेते हो तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है। क्या चाहते हो, मेरे पर डेफेमेशन हो जाए? अरे ठीक है, नहीं ये चाहते हो क्या? तो फिर चैन से रहने दो मेरे को। मनरेगा राष्ट्रवादी पत्रकार, चैनलों की बात कर रहे हैं आप? ना मैं किसी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कहिए ना। तो कॉर्पोरेट हाउसेस में प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इनके संबंध थे। अशोक गहलोत को ही देखिए राफेल से लेके जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त जब वो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी, तो उस वक्त गौतम अडानी और अशोक गहलोत की सरकार MOU साइन कर रहे थे। अभी पीछे रेवंत रेड्डी ने यूनिवर्सिटी के नाम पे चेक लिया 100 करोड़ का, जो बाद में इतना प्रेशर आ गया वापस करना पड़ा। तो सरकारें सारी जैसी होती पर राहुल गांधी का प्रेशर नहीं, रेवंत रेड्डी पे चल गया। नहीं, बात समझो, अशोक गहलोत पे तो नहीं चल रहा। तो कोशिश तो की थी हटाने की, कहाँ हटा पाए? 25 सितंबर 2022 खड़गे साहब गए, अजय माकन जी गए, क्या हुआ? विद्रोह हो गया। यही तो कारण था। तो कुछ चीजें ढके ढोल हैं, उनको ढके रहने दो, उसी में फायदा है। चलिए शुक्रिया। आज कई जगहें खोली हैं आपने, हालांकि कुछ नाम आप छुपा के रख लेते हैं, पता नहीं क्यों। जनता सब जानती है। जनता जानती है, पर शो में अगर किसी को नाम पता चल जाता है तो आप समझ रहे हैं व्यूवरशिप में थोड़ा सा दर्शकों को ये बोलना है कि भाई अगर क्लियरिटी ना आए किसी नाम पे, हाँ, तो कमेंट करके पूछ लेना, बता देंगे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप देखी जाएगी का 5वां एपिसोड देख रहे थे, और आखिरी बार भी हमने आपसे कहा था और सीधे जुड़ाव के साथ ये कहना चाहते हैं कि कुछ सवाल जो आपके भीतर हों, जिसको लेकर के आप चाहते हैं कि इस पर एक चर्चा हो, आपको जवाब मिले, आप हमें लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो भाई साहब शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, अच्छा रहेगा। और कैसा लग रहा है हम दोनों की कम्युनिकेशन, बातचीत पूरे शो का, वो भी बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।